हेलो एवरीवन। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। आज हम केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट कर लेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ और एडहेसिव इक्वेशन के साथ, और फिर हमारा एक लेक्चर और लगेगा इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो उसमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होंगे और कुछ भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स करेंगे आज अच्छे से। और एक इन्फॉर्मेशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की क्लासेस शेड्यूल कर दी गई हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की क्लासेस शेड्यूल कर दी गई हैं। 2 क्लासेस पर वीक होंगी, ठीक है। और वो क्लासेस का ड्यूरेशन डिपेंड करता है टॉपिक में डेप्थ कितना है, उस हिसाब से हम लोग उसको डिसाइड कर। फर्स्ट क्लास जो है वो शेड्यूल कर दी गई है 13 अप्रैल को शाम में। टाइम आप देख लीजिएगा, 6 बजे 7 बजे के आसपास के टाइम में हमने शेड्यूल करा है उसको। तो वो लाइव क्लास होगी, उसमें आप आ सकते हैं। और स्पेशल थ्योरेटिक क्या क्या बातें हैं, क्या क्या, वो सारे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक्सप्लेन कर दिया है बहुत डिटेल में, उसको आप चेकआउट कर लेना। और अभी अपन जो है इसको शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसमें जनरली जो हम पढ़ते हैं ना, वो दो सेगमेंट्स है इसके। एक जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। मल्टी स्टेप होते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है। बट जब हम इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन करते हैं तो हम एक जनरलाइज्ड रिएक्शन मान लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट है और फाइनल प्रोडक्ट है, बीच के इंटरमीडिएट्स नहीं रहते हैं उसमें, ठीक है। बीच के इंटरमीडिएट्स कंसीडर हम नहीं करते हैं व्हाइल वी आर कंसर्निंग ऑफ द एंड वी आर ड्राइविंग मेनली द मेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। जब हम मेन वो ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें हम वो कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक। T इज इक्वल्स टू 0 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए नॉट, प्रोडक्ट 0। T इज इक्वल्स टू टी पे ए नॉट माइनस एक्स, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x। अब जनरलाइज रेट लॉ लिखिए, R इक्वल टू के इंटू, अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कैसे पता चलता है, तो ध्यान से यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं रहता, अगर वो सिंपल रिएक्शन रहता, वन स्टेप में होता, तो मैं क्या लिखता यहाँ पर, आर के साथ जो उसका स्टोइक्योमेट्री होता है वही यहाँ पर पावर पे चढ़ जाता है अगर सिंपल रिएक्शन है तो। बट ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। और इसका रेट जो आता है वो k के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। और अब हम क्या लिखते हैं, अब देखिए आप यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इस t इक्वल्स टू टी पे आप देखिए कैसे आप लिखते हो, डिफरेंशियल रेट आप कैसे लिखते हो, इस तरह से देखिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको किसके इक्विवेलेंट इक्वल लिखेंगे, dx बाई dt। डिफरेंशियल रेट हमने रेट लॉ पढ़ा है ना, कैसे लिखते हैं वही उसी के हिसाब से। तो यही होगा हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप डालिए इसको, dx बाई dt क्या आएगा, k। अब dx इक्वल टू k dt, इंटीग्रेट करिएगा 0 से t, ठीक है, इसको 0 से x, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू kt, ठीक। अब देखिए, अब ये जो a नॉट माइनस एक्स है इसको हम क्या कहेंगे, a t, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इज इक्वल्स टू t, ठीक है। टाइम जब t इक्वल्स टू t है तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, a नॉट माइनस एक्स। अब यहीं से हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ जाना है, देखिए ध्यान से, या इंटीग्रेटेड इक्वेशन इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है इसलिए। देखिए a नॉट माइनस एक्स को हमने क्या कहा, at, x क्या है kt, ये आ गया हमारा सबसे महत्वपूर्ण इसका, यहीं से सब कुछ आता है, ठीक है। यहीं से हम फर्दर डेरिवेशंस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए, तो वहाँ से आता है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही फेमस केस है वो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, दैट इज हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड for the concentration of reactant to become
50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बना है, इसमें हम 80 को क्या पुट कर देंगे, ए नॉट बाई टू। जब 50% हो गया, 50% मतलब आधा, आधा हो गया। अब इसको जब पुट करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ए नॉट बाई टू माइनस ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। इसको एक बार डाल सॉल्व करिए, क्या मिलेगा आपको, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अब यहाँ टी की जगह टी हाफ लिखेंगे। यहाँ से आप देखिए टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू। स्टार्स भी लगा लेंगे यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं वो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में देख लेंगे। बट जैसे बोलेंगे टी 75%, तो इसका मतलब है 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो आप 80 लेंगे, बचा कितना, 25%। 80 क्या लेंगे आप, ए नॉट बाई 4। ठीक है, वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉल्विंग में हम और उसको इनहेंस करेंगे, उसमें एम्फेसिस डालेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि अगर हम टी 75% कह रहे हैं तो यानी 75% रिएक्शन कंप्लीटेड हो चुका है, 25% बचा है। तो 80 जो होगा वो 1/4 टाइम्स ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये टी हाफ का कॉन्सेप्ट हो गया और आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, अब एक पॉइंट और है जो हम डिस्कस करेंगे जीरोथ ऑर्डर के लिए, फिर हम उसको वाइंड अप करके फर्स्ट ऑर्डर पे चलेंगे। इसका रेट एक कांस्टेंट होता है, ये किसी भी मतलब रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन जो होता है कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट टाइम, अलग अलग है। ठीक है, धीरे धीरे कम होते होते रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है जीरोथ ऑर्डर। ऐसा फर्स्ट ऑर्डर में नहीं हुआ, इसलिए ये पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस करा है। ठीक है, अब इसके ग्राफ्स होंगे, ग्राफ्स आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेट रखा, ठीक है, यहाँ पर मैंने ए नॉट रखा, इनिशियल कंसंट्रेशन। रेट तो कांस्टेंट है, डिपेंड कर नहीं रहा है, ऐसे ग्राफ बन जाएंगे। वैसे मान लीजिए मैंने टी हाफ लिया और ए नॉट लिया, इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो आप चेक करिएगा। टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू के, वाई पे इसको रखा है, एक्स पे इसको रखा है, तो स्लोप इसका 1/2 के बन जाएगा। और ये कैसे, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन बना नहीं है लेकिन टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। ओके, इसको ठीक कर लेते हैं, बाकी स्ट्रेट लाइन ही है, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, बाकी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो इसको मैनेज कर लेंगे, बट स्ट्रेट लाइन होगा। y is equals to mx का लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये दो ग्राफ्स हैं, और भी इसके बहुत सारे ग्राफ्स अलग अलग बना के कर सकते हो आप, क्योंकि बेसिक ज्योमेट्री आपको आती है तो इसको बताने की जरूरत पड़ती हुई नहीं। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, ये एक सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन मतलब वन स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में हो जाना है सब कुछ। यहाँ पर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लेंगे, वन स्टेप में हो जाएगा सब कुछ। कैसे होगा देखिए ध्यान से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लेंगे, इस बार क्या मान लेंगे, वही जो मानते आ रहे हैं, ये नॉट, ये 0, t इज इक्वल टू टी पे ए नॉट माइनस एक्स, ये एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, रेट कैसे लिखेंगे, k इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक, समझ पा रहे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा जनरलाइजेशन जो किया हमने, उसी में हम रिएक्टेंट आर ही लेके चलेंगे, बाद में हम लिमिट्स पुट करेंगे। देखिए ध्यान से,
अभी मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले मैं बता दूँ, ठीक है। डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेसिक्स जो है इसके वो अगर आपको आते हैं तो बस हो गया। फॉर्मूला ड्रिवन चैप्टर है ये, ठीक है। तो मैं करवा रहा हूँ डेरिवेशन, बट ज़रूरत इसकी पड़ती नहीं है, ठीक है। बताती हूँ, अभी देख लेते हैं। KDT यहाँ पर लिमिट लगाएंगे इनिशियल कंसंट्रेशन E0 से फाइनल कंसंट्रेशन ET, यहाँ पे 0 से, ठीक है। अब देखिए -ln, अब आई थिंक बेसिक इंटीग्रेशन आता होगा, उस पर मैं अभी नहीं चर्चा करूँगा, ठीक है। वो चीज़ें तो आनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, KT, इसके बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे और क्या करेंगे, -ln AT, और माइनस को कॉमन ही ले लीजिए आप, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, माइनस को उधर भेज दीजिए, ln AT/A0 हो गया, कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप में T/A0 क्या होगा, e⁻, ये ले लीजिए, आपका फ्रेश तैयार हो गया इंटीग्रेटेड, ठीक है। डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इवन इस इक्वेशन की भी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका टाइम का इक्वेशन है और आपका क्या बोलते हैं T½ का इक्वेशन है, वही यूज़ होगा और कोई भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसको आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसका टाइम का एक्सप्रेशन जो बनता है वो मैं लिख देता हूँ, 2.303/k log 10 नॉट बाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ेगी। के रेट कांस्टेंट है, A0 इनिशियल है, कंसंट्रेशन T जो है वो एट टाइम T पे जो कंसंट्रेशन है वो, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसमें भी कोई ये नहीं कि कैसे ही आया, ठीक है। इसका आप यही है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसे हमने लिखा था, नहीं कुछ नहीं करना था इसमें, ध्यान से देखिए, A0/AT कर दीजिए, e⁻KT कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, अब आप दोनों तरफ ले लीजिए log बेस 10, ठीक है। या फिर log 10 बेस का नहीं लेना है तो एक और तरीका है इसका, जो कि है बताता हूँ, इसमें अब दोनों तरफ ln ही ले लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है, ln ले लीजिए, वहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट, ln ले लिया हमने, ln ले लिया हमने, क्या हो रहा है, ln ले लिया हमने, क्या लिया ln A0/AT, ये था क्या, ये था ना, और यहाँ KT आ गया। अब बस टाइम का एक्सप्रेशन लिखना है तो कुछ नहीं, यहीं से आप एक्सप्रेशन लिख दीजिए, 2.303 log 10 A0/AT हो गया, आ गया, ये भी ड्राइव हो गया, बस यही है, सिंपल। अब T½ का देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है, वही डेफिनेशन से मिल रहेगा, यहाँ पर बस क्या कर दीजिए आप, AT को A0/2 कर दीजिए, एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमें, T½ 2.303/k log 10 A0/AT को वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ से आपको मिल गया ln 2/k
या फिर 0.693 ठीक है। बस यही दो एक्सप्रेशन जो हमने लिखा, टाइम का फॉर्मूला, टी हाफ का फॉर्मूला, यही इंपॉर्टेंट है और यही यूज होता है। इसका प्रेशर में कैसे होता है, मैनिपुलेशन एकदम सेम रहेगा, ए नॉट की जगह पी नॉट आ जाएगा, ठीक है, ए टी की जगह पी टी आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आता है ये टोटल प्रेशर, ठीक है। ये सारा हम प्रॉब्लम्स ले लेंगे वैसे, है ना, प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेंगे कैसे कैसे इसमें सवाल बनते हैं। अभी तो हम लोग मेजर थियरी जो है इसकी वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ये बात है। एक पॉइंट और जो हमने उसमें डिस्कस किया था यहाँ भी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है नेवर कंप्लीट्स, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन चलता है ना इसका, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो इसलिए कभी कंप्लीट नहीं होगा। और ग्राफ्स में नहीं बता रहा, ग्राफ्स आप खुद से ड्रॉ करें, बेसिक ज्योमेट्री का यूज़ होगा, वो करिए एंड यू कैन ड्रॉ वेरी इजीली, है ना। तो वो समय बता नहीं रहा कि यहाँ पर आप टी हाफ और ए नॉट के बीच का ग्राफ बनाइए और वो बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, ये सब मैं नहीं बता रहा, ये आप खुद से ड्रॉ करेंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग nth ऑर्डर के लिए एक बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, बस ज़्यादा इसमें हमें डेप्थ में जाना भी नहीं है। ध्यान से इसमें देखिए, टी हाफ का एक जनरलाइज फॉर्मूला, देखिए इसको चेक पॉइंट क्या है इसका, n की वैल्यू 1 डालिए, टी हाफ आपको इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। n को 0 डालिएगा तो ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, जो हमने पीछे देखा भी। ये एक आपको बस याद रखना है। इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन ज़्यादा यूज नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्डर तक मैक्सिमम 90% चीज़ें कंप्लीटेड है, ठीक है। हो गया। लास्ट टॉपिक आज का देख लेते हैं, दैट इज अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये है आपका k इज इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। दो केसेस कर लेंगे हम इसका, जैसा एक स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता है वही मैं भी पढ़ा देता हूँ। दो केसेस के लिए हम कर लेते हैं, ठीक है। दो केसेस के लिए हम कर लेते हैं डिस्कस। तो k1 इज इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी वन, ठीक है। मतलब एक k1 रेट कांस्टेंट है पहले वाले रिएक्शन का, T1 टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हम K2 वाला केस ले लेते हैं, ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी टू, ठीक है। और अब आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, K2 लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी वन, सॉरी T2, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, लॉग यहाँ पर ये वाला लॉग देख लीजिए ध्यान से, प्रॉपर्टी भी हमने लगाया, आई थिंक समझ आ गया होगा, डायरेक्टली मैंने लगा दिया बट समझ तो आ गया आई थिंक, इतनी तो गणित आती है ना। देख लीजिए यहाँ पर जब लॉग लेंगे, यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी लगती है ना, वही लगाया मैंने, वही लगाया मैंने, ठीक है। नहीं आते तो लॉग पढ़िए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लॉग पढ़ना पड़ेगा, तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता ना, लॉग पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी भी है। तो अब ln लेके कर लेते हैं, 1 माइनस 2 कर लीजिए, ln k2 बाई k1 ई ए बाई आर, ठीक है। और आपका 1 बाई टी वन माइनस, बड़ा ही सिंपल से आ गया ये। और जब यहाँ लॉग लीजिएगा तो यहाँ नीचे में 2.303 आ जाएगा, वो भी सिंपल मैनिपुलेशन है, खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब एक्टिवेशन एनर्जी की कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं और रेट कांस्टेंट की भी बातें डिस्कस कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये है रेट कांस्टेंट और ये है टेम्परेचर।
ठीक है। अच्छा, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं यही के डीके कांस्टेंट बताता है, यही के डीके कांस्टेंट बताता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डीके कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी। एक ये बात हो गया, पहला बात। दूसरा, हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। Energy possessed by reactant molecule to form products, that is activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी को कौन चेंज करता है? कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट कैन चेंज। जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और ROR बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, फास्ट होगा रिएक्शन। नेगेटिव कैटालिस्ट होगा वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा और रेट ऑफ रिएक्शन घटा देगा। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा थिंग। हाँ, सिर्फ कैटलिस्ट, ओनली कैटलिस्ट कैन चेंज, और कुछ भी नहीं, सिर्फ कैटलिस्ट। जैसे रेट कांस्टेंट को सिर्फ टेम्परेचर, वैसे इसको सिर्फ कैटलिस्ट। ठीक, एग्जांपल्स जो आपके हैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर के, वो आप देख सकते हैं। जीरोथ ऑर्डर में जो सबसे फेमस है मैं बता देता हूँ, हेबर्स प्रोसेस। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर में फोटोकेमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके ऑल्सो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर डीके। भी क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद आपका सबसे लास्ट में आ जाता है कोलिजन थ्योरी। तो मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करते हैं उनके लिए कंडीशन होती है, जो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो कोलिजन नहीं होगा। पहला तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए उनका। ठीक है, किस तरह से कोलाइड कर रहे हैं। कोलिजन थ्योरी बहुत नाम मात्र इंट्रोडक्शन है सिर्फ, है ना, तो इसलिए उतना ही बता रहा हूँ। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। और दूसरी बात जो आनी चाहिए वो क्या है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी जो एनर्जी है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, या जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इसका भी होता है कि रेट जो होता है वो P इंटू जेड ए, ठीक है, इंटू ई पावर माइनस। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें इसको, इसके एक्सप्रेशन को जिस तरह से, इसको हटाइए, मैं आपको इसको जनरलाइज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका रेट कांस्टेंट जो आया था, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में अंतर है थोड़ा सा। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली रेट ऑफ द रिएक्शन भी कर जाता है। और यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, और एक्टिवेशन एनर्जी जो आपका कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दो चार बातें और बताता हूँ जो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। इस चैप्टर से अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट बोर्ड्स एंड CUET और मेंस, तीनों ही ले लेते हैं, JEE मेंस और आपका बोर्ड्स और CUET। 80% क्वेश्चन, इस चैप्टर का 80% क्वेश्चन सिर्फ दो टॉपिक से आता है जो आज हमने पढ़ा, अरेनियस इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसमें भी सबसे ज़्यादा एम्फेसिस रहता है आपका किस पे,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 80% क्वेश्चन इससे आते हैं। और अगर पिछले वाले लेक्चर्स के जो हमने बेसिक पढ़े सिंपल कॉम्प्लेक्स के, तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आप मान लीजिए 10-12% आएंगे, और इधर बचे हुए टॉपिक से 10% के लगभग। जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सेशन होगा वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, कि उससे आप अभी मैंने आपको बेसिक थियरी बताई है ना, बेसिक जो थियरी है इस चैप्टर की वो बताई है। इसमें प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको जब मैं साथ में सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसमें आपको चलना है। ठीक है, फॉर्मूला ड्रिवन चैप्टर है, मैंने पहले ही कहा फॉर्मूला ड्रिवन है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग चैप्टर जो होते हैं वो फॉर्मूला ड्रिवन होते हैं। ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक यानी कि मैकेनिज्म आएगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर डीप बातें होंगी, यहाँ पर सुपरफिशियल बातें ज़्यादा होती हैं, मैथमेटिकल बातें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये करके आपको ध्यान रखना है इसमें ना, क्या क्या बातें हमने डिस्कस करी उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हमारे होंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और मैं सारे क्वेश्चंस, मैं ऐसे नहीं कि एक ही वैरायटी के मैंने 10 क्वेश्चन लेने, अगर मैं आपको पूरे क्लास में 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ही कराऊंगा तो सारे अलग अलग वैरायटी होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन की वैरायटी से कोई मतलब नहीं होगा, सारे अलग अलग वैरायटी होंगे। कॉन्सेप्ट कुछ पोर्शन कॉन्सेप्ट के सेम लग सकते हैं, बट वैरायटी में एकदम अलग रखूंगा। ठीक है, जैसे कि आप उन 10 क्वेश्चन से इतनी बातें सीख पाए कि आप उसके बाद जो भी क्वेश्चंस करें उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सॉल्विंग में, तो वो मेनली मेरा मोटिव रहेगा। और अगेन मैं रिमाइंड करा दूं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 13 अप्रैल को आपका सेशन है। ठीक है, शेड्यूल्ड है सेशन, तो उस सेशन में ज़रूर आइएगा। एक अलग डायमेंशन आपको फिजिक्स का मैं दूंगा। ठीक है, अभी तक हमने फिजिक्स का एक भी लेक्चर नहीं लिया, सिर्फ केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया आपको, तो न्यू डायमेंशन ऑफ फिजिक्स थ्रू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, शुरू में हम पहले कॉन्सेप्ट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा कौन सी बुक लेनी है आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, तो मैंने जो बुक ली है, मेरे पास जो बुक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, वो अल्बर्ट आइंस्टीन की खुद की लिखी हुई किताब है, जो आप ले भी सकते हैं, स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें मैंने स्पेशल थ्योरी पढ़ा है, इसलिए मैं आपको स्पेशल थ्योरी की बातें बताऊंगा, जनरल थ्योरी नहीं पढ़ा है तो कैसे बताऊंगा। जनरल थ्योरी पढ़ने के लिए आपको पहले टेंसर कैलकुलस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अलग उसका प्रीरिक्विजिट अलग चलता है। स्पेशल थ्योरी का वैसा कुछ है नहीं, आपको बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स आना चाहिए। ठीक है, और सोचने में आपको आलस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी तो यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप अगर किताब लेंगे ना, तो किताब में एक्चुअली जो फॉरेन ऑथर्स होते हैं उनकी किताब में जितनी बातें वो लिखते हैं उसकी डबल बातें आपको समझनी पड़ती है खुद से। मतलब आप समझिए कि वो जितना लिखा है उन्होंने ना, वो सिर्फ 30-40% है जो उस कॉन्सेप्ट का डेप्थ है उसका। जैसे अब यहाँ पर आप किताब खरीदेंगे ना, अगर आपने किताब ली, उसमें पहला चैप्टर है फिजिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। अब मान लीजिए मैंने ये टॉपिक डाल दिया, आपको टॉपिक से ही समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, आपको गूगल करना पड़ेगा। बट जब मैंने उसी को अल्टर करके लिख दिया, बिल्डिंग कनेक्शन बिटवीन साइंस एंड नेचर, है दोनों का मतलब सेम ही। ठीक है दोनों का मतलब सेम ही, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पर इस किताब में कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिस्कवरी के बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में चर्चा नहीं है, बस बता दिया गया कि गैलीलियो कैसा था, और आपका फिर फर्दर बात है। मैं आपको 0D से लेके 4D तक ले जाऊंगा। ठीक है, अपने तरीके से, मेरा अपना तरीका है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे डिस्कवरी हुई, अभी आपके कितने सारे मिसकॉन्सेप्शंस खत्म होंगे आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप मानते हैं कि एक्स 1D मोशन में एक्स आ जाता है, 2D में एक्स और वाई आ जाता है, 3D में एक्स वाई जेड आ जाता है। दिस इज 100% रॉन्ग। अभी मैं थोड़ा सा झलक दे देता हूँ, बाकी हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अभी ट्रेलर है, सिर्फ मूवी वहाँ देखेंगे। 1D मोशन का मतलब होता है एक डायरेक्शन में मोशन। 1D कोऑर्डिनेट मतलब एक डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, वो z भी हो सकता है। तो ये सिर्फ कह देना कि x कोऑर्डिनेट मतलब 1D हो गया, और फिर x, y जो है वो 2D हो गया, और 3D x, y, z, तो 100% रॉन्ग, पूरा गलत, कुछ भी सही नहीं। और एक और कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0,0 इज ओरिजिन, ओरिजिन इज 0,0, यही हम बोलते हैं। ओरिजिन का मतलब हम समझते हैं 0,0, 0,0 का मतलब समझते हैं ओरिजिन है। ओरिजिन 0,0
हो सकता है, होता है आइडियलाइज केस में, ठीक है, जब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा भी शिफ्टेड नहीं है तो ओरिजिन इज 0,0,0, लेकिन सिर्फ कह देना कि ओरिजिन का मतलब 0,0 और 0,0 इज ओरिजिन, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सही नहीं है। ओरिजिन का डेफिनेशन अलग है, ओरिजिन अलग चीज है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी सारी बातें नहीं करते हैं, तो हम उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सेकंड लेक्चर हमारा होगा वो, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिस्कवरी करेंगे, 0D से शुरू करेंगे, 1D पे जाएंगे, 2D पे जाएंगे, 3D पे जाएंगे, 4D, और दिमाग खोल के, सबसे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है दिमाग खोल के आने की तो वो 2 लेक्चर्स हैं आई थिंक ऑलमोस्ट। एक तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का वो पढ़ेंगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट, टाइम डायलेशन हो गया, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी हो गया, वो सब हो गया, वहाँ पर दिमाग खोलने की जरूरत है। और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर आपको वहाँ पर मैं कहूँगा कि 3D सिस्टम को आप 2D + 1D करके सोचिए, फिर वहाँ सोचने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। 4D कोऑर्डिनेट सिस्टम में से 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हटाइएगा तो 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, तो सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लेके आना है, ठीक है। और सब लेक्चर्स में तो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। शीट्स आपको मिलेंगी, ठीक है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं केमिकल काइनेटिक्स की भी खुद की क्यूरेटेड शीट्स आपको दूँ, तो वो मैं देख रहा हूँ, अगर होगा तो आई विल गिव यू, है ना। बट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आफ्टर एवरी 2 to 3 लेक्चर्स, जब हमारा एक कुछ पोर्शन हमारे कंप्लीट होते रहेंगे ना, तो मैं आपको क्वेश्चंस देते रहूँगा, और वो अच्छे अच्छे सवाल होंगे, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके थॉट प्रोसेस को भी चेक करेंगे, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑफिशियली, और हम अब इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस लाएंगे, और होगा तो मैं शीट्स क्वेश्चंस वगैरह भी आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, या फिर सेशंस लेके ही क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक ही काम करेंगे, या तो मैं सेशन लेके क्वेश्चन करवा दूंगा, या फिर मैं क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, अच्छे अच्छे वैरायटी के सवाल, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा वाला केस करता हूँ जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, तो फिर वहाँ पर आपको खुद से सोच के करना पड़ेगा, वहाँ पे हेल्प लेना पड़ेगा, तो मैं ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई, मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, आई विल ट्राई कि मैं एक सेशन लेके अच्छे अच्छे सवाल 10-15 जितने भी हो सकेंगे वो मैं करवा दूंगा, एंड देन हमारा चैप्टर ऐसे थ्योरी वाइज कंप्लीट हो चुका है। आप सॉल्विंग खुद से शुरू कर सकते हैं, मैंने जितनी सफिशिएंट थ्योरी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, तो यही है। सो लेट्स वाइंड अप द सेशन, थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो कर्टसी है यूट्यूब की वो मैं आपको बोल देता हूँ, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, इट्स अ कर्टसी, आई डोंट लाइक सेइंग दिस बट इट्स अ कर्टसी, सो मैं कह, थैंक यू सो मच, टेक केयर।